हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रीनलैंड के सफ़ेद बर्फ के काले होने के पीछे के कारणों को जानेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका भविष्य में मनुष्य पर कोई प्रभाव हो सकता है। क्या ये एक सामान्य घटना है या फिर कोई चिंता का विषय? चलिए एक एक करके समझते हैं। हर साल ग्रीनलैंड की बर्फ, जो वास्तव में एक सफेद चादर की तरह दिखती है, कुछ जगहों पर वो ग्रे या डार्क कलर की होते जा रही है। इसे डार्क जोन कहते हैं। बहुत सालों तक ये डार्क जोन महज एक रहस्य था, पर हाल ही के स्टडीज से ये पता चला है कि ये अजीब ट्रांसफॉर्मेशन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एल्गी की वजह से हो रहा है। बर्फ के डार्क दिखने की वजह असल में ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर्स की एल्गी है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन एल्गी की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। डार्क जोन और गहरा हो रहा है, जिससे खतरनाक माइक्रोब्स का डर बढ़ जाता है, जो खुद में एक चिंता का विषय है। ग्रीनलैंड की बर्फ की परत एक बड़ी बर्फ की चादर की तरह है, जो ऑलमोस्ट 80% आइलैंड को कवर करता है। ये परत इतनी मोटी है कि इसमें दुनिया की 8% ताजे पानी की बर्फ समाई हुई है। पूरे साल में ज्यादातर ये बर्फ एक विशाल अनछुई सफेद चादर की तरह लगती है, जो जमीन के ऊपर फैली हुई है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है और तापमान बढ़ता है, तो चीजें बदलने लगती है। बर्फ पिघलने लगती है, जिसके कारण तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरियाज के आसपास की चट्टानी जमीन दिखाई देने लगती है। और जब आप अंदर की तरफ जाते हैं, तो सफेद चादर जैसी दिखने वाली बर्फ काली दिखाई पड़ने लगती है। इसे डार्क जोन कहते हैं। ये क्षेत्र 400 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये अजीब घटना मुख्य रूप से 2 कारणों से होती है। पहला कारण है ब्लैक कार्बन। जिस तरह आपके अलमारी पर धूल जम जाती है, उसी तरह ग्रीनलैंड की बर्फ पर भी धूल आती है। हवा धूल का मिश्रण लाती है और ये धूल इस बर्फीले क्षेत्र पर चिपक जाती है। ग्रीनलैंड में ये धूल बर्फ पर बसती है और हजारों सालों तक रहती है। इसलिए डार्क जोन में धूल की महीन परत जमी होती है, जो समय के साथ बनी रहती है। 2014 में रिसर्चर्स ने इस धूल का विश्लेषण किया और पाया कि गहरी बर्फ ब्लैक कार्बन से भरी हुई थी। ये ब्लैक कार्बन हवा से आया होगा, ऐसा माना जाता है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आमतौर पर उत्तरी कनाडा या अलास्का के जंगलों में आग से निकलने वाले धुएं से आता है। ब्लैक कार्बन काले रंग का होता है, जो बर्फ को और गहरे रंग का दिखाता है। अब इस घटना का दूसरा कारण उन एल्गी से जुड़ा हुआ है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। हम मुख्य रूप से एंसिलोनेमा अलास्काना और एंसिलोनेमा नॉर्देनस्क्योडियाई नामक 2 प्रकार के एल्गी की बात कर रहे हैं। ये दोनों एल्गी ठंडे पानी के क्षेत्रों को पसंद करते हैं। सर्दियों में ये गहरी बर्फ में निष्क्रिय स्थिति में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत यानी स्प्रिंग का मौसम आता है, ये धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ने लगते हैं। गर्मियों तक ये पूरी तरह से खिल जाते हैं और दिन में लगभग 24 घंटे सूरज की रोशनी को सोखने लगते हैं, ताकि ये फोटोसिंथेसिस बना सके और ग्रो कर सके। आमतौर पर ये एल्गी हरे होते हैं, लेकिन जब इन्हें सूरज की रोशनी मिलती है तो ये ब्राउन रंग के हो जाते हैं, जिससे ये खुद को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं। और यही कलर चेंज ग्रीनलैंड की बर्फ को गहरा रंग का दिखाता है। अभी तक तो आपको सारी चीजें नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन एल्गी का ग्रोथ हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि ये फास्फोरस पर पनपता है, जो वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये हाइड्रोक्सीलेपेटाइट नाम के मिनरल से आता है। ये मिनरल एक प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, जो छोटी डस्ट पार्टिकल्स में टूट जाती है और फिर हवा के जरिए बर्फ के ऊपर फैल जाती है। जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म हो रहा है, चट्टानें और सूख रही हैं और तेज हवाएं अधिक धूल लेकर आ रही हैं। और अधिक धूल का मतलब है अधिक फास्फोरस, जो एल्गी की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ये एक चक्र बन गया है जो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब ये समझना इम्पोर्टेंट है कि डार्क जोन क्यों बढ़ता जा रहा है। साल 2000 से 2012 तक इसका साइज 12% बढ़ गया। अब आपको लगेगा कि ये एक मामूली बात है, और अगर बर्फ का रंग गहरा हो भी रहा है तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ऐसे सोचें जैसे आपने काले रंग के कपड़े को गर्म धूप वाले दिन में पहन रखा है। काले रंग के कपड़े सनलाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। यही चीज बर्फ के साथ भी है। ब्लैक कार्बन, धूल और एल्गी, ये तीनों मिलकर ग्रीनलैंड की बर्फ की एल्बिडो
यानी सोलर रेडिएशन का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्ट होता है, इसमें 70% बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप दो सतहों यानी सरफेसेस को लें, एक व्हाइट और चमकदार और दूसरी डार्क और खुरदुरी, व्हाइट सरफेस ज्यादा रोशनी और गर्मी रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे इसका एल्बिडो हाई होगा, जबकि डार्क सतह ज्यादा रोशनी और गर्मी सोख लेगी, जिससे इसका एल्बिडो लो होगा। ग्रीनलैंड की बर्फ गर्मियों के दौरान अपनी एल्बिडो में कमी का अनुभव करती है, जिसका मतलब ये है कि बर्फ ज्यादा सूरज की रोशनी सोखती है और ज्यादा तेजी से पिघलती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि डार्क जोन में क्या हो रहा है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ग्रीनलैंड की बर्फ कितनी जल्दी पिघल रही है और इसका दुनिया के बाकी हिस्सों पर क्या प्रभाव हो सकता है। ग्रीनलैंड की बर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ है और ये बर्फ की विशाल मात्रा औसतन 2.3 किलोमीटर मोटी है। पर चिंता करने वाली बात यह है कि बर्फ तेजी से पिघल रही है। 1990 के दशक में ग्रीनलैंड हर साल लगभग 25 बिलियन टन बर्फ खो रहा था, लेकिन अब ये हर साल 234 बिलियन टन बर्फ खो रहा है, यानी हर साल लगभग 10 गुना ज्यादा बर्फ पिघल रही है। नासा के अनुसार अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो ये समुद्र के स्तर को लगभग 24 फीट बढ़ा देगा, जो दुनिया भर के तटीय देशों यानी कोस्टल कंट्रीज और शहरों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। कई देश पानी में डूब जाएंगे। हालांकि अभी ये दूर की संभावना लगती है और ये सच है कि ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरी तरह बर्फ को पिघलने में कई सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है और वो ये है कि ग्रीनलैंड हमेशा से इतनी मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ नहीं था। उन्होंने पाया कि इस सेडिमेंट्स में विलोवुड, इंसेक्ट्स के पार्ट्स, फंगाई और यहाँ तक कि खसखस के बीजों यानी पॉपी सीड्स के निशान तक मिले हैं। ये फॉसिल्स इस बात के पहले सबूत हैं कि हाल के जियोलॉजिकल पास्ट में ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल गई थी। लगभग 400,000 साल पहले ग्रीनलैंड एक ग्रीन टुंड्रा लैंडस्केप था, जिसमें इंसेक्ट्स और प्लांट्स थे। ये खोज रोमांचक और डरावनी दोनों ही है, क्योंकि ये दिखाती है कि बर्फ की मोटी परत पहले पूरी तरह पिघल गई थी और ये वैज्ञानिकों की सोच से भी ज्यादा नाजुक हो सकती है। अब एक और बात है जो चिंताजनक है। एक रिसर्च में ग्रीनलैंड के पिघले हुए बर्फीले पानी के सैंपल्स अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया गया और उस रिसर्च में ये पता लगा कि इन वाटर सैंपल्स में हजारों माइक्रोब्स मौजूद थे। चिंता यह है कि ये माइक्रोब्स, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं, भविष्य में समुद्र में छोड़े जा सकते हैं। और स्टडी से ये पता चला है कि जहाँ ग्लेशियर से अधिक पिघला हुआ पानी बहता है, वहाँ वायरस के नए मेजबानों जैसे जानवर और मनुष्य में संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्लेशियर से किसी विनाशकारी वायरस के आने की संभावना कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम उन हजारों सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स के बारे में नहीं जानते हैं जो बर्फ की सतह पर रहते हैं, और इन माइक्रोब्स के खतरनाक होने की संभावना को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। ये सब सुनने में चिंताजनक लग सकते हैं, लेकिन हमें अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम ग्रीनलैंड की बर्फ के काले होने के बारे में नहीं जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसा होने का सटीक कारण क्या हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि डस्ट, एल्गी और ब्लैक कार्बन कितनी मात्रा में ग्रीनलैंड की बर्फों में मौजूद है। इसके लिए हमें एक डिटेल्ड मेजरमेंट की जरूरत है। साथ ही ये भी बेहतर समझने की जरूरत है कि ये माइक्रोब्स जो खतरनाक हो सकते हैं, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जितना अधिक हम जानेंगे, उतना ही हम ये समझ पाएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं, या फिर कोरोना वायरस की तरह ये भी आगे चल के एक महामारी का रूप ले लेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।